हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने क्लास 10th के सैम्पल पेपर जो हमारा टर्म 1 का सैम्पल पेपर आया बेटा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस का सेट है बेटा, और ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको अपने पिछले जो लास्ट ईयर के हमारे बोर्ड के एग्जाम है उनमें भी देखने को मिले होंगे। तो वन बाय वन आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इनके आंसर्स देखेंगे कि किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे बेटा, किसी छात्र ने एक परख नली में सोडियम सल्फेट, किसका? सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला Na2SO4 होता है बेटा, ये आपका सोडियम सल्फेट होता है, ठीक है। विलयन लेकर उसमें बेरियम क्लोराइड विलयन को मिलाया है। उसने पाया कि परख नली में कोई अविलय पदार्थ बन गया है। यह अविलय पदार्थ का रंग और अणुसूत्र आपको बताना है कि जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। देखो, अगर मैं एग्जैक्टली इस रिएक्शन की बात करूँ बेटा, तो ये रिएक्शन होती है Na2SO4 प्लस Ba, दैट इज़ बेरियम क्लोराइड, जिसको हम BaCl2 बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्शन बनेगी आपके पास BaSO4, ठीक है। BaSO4 प्लस 2NaCl आपके पास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2NaSO4 आपके NaCl, सॉरी 2NaCl आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अविलय पदार्थ बनता है, उस अविलय पदार्थ का नाम है बेटा बेरियम सल्फेट। क्या नाम है? बेरियम सल्फेट, जो सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार मतलब अल्कली बनाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्षार है कि बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा क्षार है जो जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे जो जल में घुलनशील है वो एक तो सोडियम ऑक्साइड है बेटा, और दूसरा क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है। अब इन चारों में से हमें ढूंढना है फर्स्ट और थर्ड किस में। तो फर्स्ट और थर्ड आपका ए पार्ट का है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। आपके पास जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आपको देखना है और ध्यान से देखकर आपको बताना अभिक्रिया में बनी गैस को पहचानना है कि यहाँ पर जो ये गैस के बुलबुले उठ रही है कौन सी गैस है, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर तनु क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेटा H2SO4, जिसमें आपने जिंक के कण मिलाए हुए हैं। जिंक के कण होते हैं Zn। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा? ये विस्थापन अभिक्रिया बेटा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ZnSO4 बनाएगा यहाँ पर, प्लस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर निकलेंगे। किसके निकलेंगे? हाइड्रोजन गैस के। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलेगी जो जलते समय पॉप की ध्वनि, बिल्कुल बहुत फेमस ये हाइड्रोजन के बारे में बोला जाता है कि हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो पॉप की ध्वनि के साथ निकलती है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उपरोक्त जी यहाँ पे आपके पास अभिक्रियाएं दे रखी हैं बेटा, आपको इसे बैलेंस करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। तो 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2। तो ये वाली जो अभिक्रिया ये बिल्कुल संतुलित है यहाँ पर। नेक्स्ट में आते हैं, आपके पास एक तालिका दी हुई है बेटा, आपको इसमें बताना है कि प्रकृति में कौन सा उपस्थित विकल्प सही है, ये बताना है। ये प्राकृतिक स्रोत है यहाँ पर, और ये उसमें उपस्थित अम्ल के बारे में बात की। संतरा जिसमें ऑक्जेलिक एसिड है तो ये गलत है। ऑक्जेलिक एसिड संतरे में नहीं होता, वो टमाटर में होता है। फिर खट्टा दूध, बिल्कुल खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चींटी के डंक में मिथेनॉइक अम्ल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इमली में एसिटिक एसिड, ये गलत बात है, तो ये गलत है और पहला वाला गलत है। आपको सही विकल्प चुनना था। तो आपके पास फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ये दो ऑप्शन है। तो सेकेंड और थर्ड देखिए आपके सी ऑप्शन में है, तो सेकेंड और थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर आपके पास अभिक्रिया दी हुई है बेटा। देखो ये ग्लूकोज है C6H12O6 की अगर मैं बात करूँ, C6H12O6 की बात करूँ तो ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस निकलती है, ठीक है। H2O वाटर बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊष्मा निकलती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ये टूट रही है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा ऊष्मा निकलती है, ठीक है, क्योंकि हीट निकल रही है तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, दैट इज़ ये आपकी एक्सोथर्मिक है। कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक आपकी ये अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड दे रखा है 4HCl प्लस MnCl गिव्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। ये अभिक्रिया दी हुई है, आपको बताना में से कौन सा कथन सही है। HCl का Cl2 में उपचयन हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। यहाँ पर HCl जो है वो उपचयित होकर क्या कर रहा है? Cl2 बना रहा है। Mn ऑक्साइड जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, Mn का MnCl2 दैट इज़ मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
MnCl2 उपाचय है। देखो बेटा, जब ये अपचयन कर रहा है तो ये इसके उपाचय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही आपके पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 8 में आपको बताना है शार्कों के विषय में कौन सा कथन सही है। पहले आपको ये बात ध्यान से पढ़नी होती है जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि कौन सा सही है या गलत है, ये चुनना है। तो यहाँ पर आपको बताना शार्क के बारे में कौन सी बात सही है। तो शार्कों का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या ये सोर खट्टा सोर होते हैं शार्क? शार्क तो कड़वे होते हैं, तो ये बात तो हमारी गलत है। शार्क का स्वाद कड़वा होता है और ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। ये बताइए क्या ये ठीक है? नहीं, ये बात भी गलत है। शार्कों का pH 7 से कम होता है, ये बात भी गलत है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी है बेटा, शार्कों का रंग फिनोफ्थलीन की बूंद बनाने पर गुलाबी हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आपके पास तालिका दी हुई है, अगेन यहाँ पर एक तालिका दी हुई है। आपको ये मैच कर ये बताना है बेटा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड किस में बनेगा बेटा? सोडियम क्लोराइड NaCl और HCl में बन रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन ये क्षारीय प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही कैसे हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? उदासीन कर देंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है आपका। सेकंड की तरफ आइए। सेकंड में इसने कहा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है Na2, आपके पास H2CO3, दैट इज़ ये आपका H2CO3 है बेटा, कार्बोनिक एसिड है, और यहाँ NaOH दिया हुआ। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये उदासीन नहीं होगा, ये बात भी गलत है आपकी। फिर आपके पास नेक्स्ट है बेटा H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मिलकर अम्लीय हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी में देखो, ये एसिटिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, वीक अम्ल है आपका, और ये आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब आप इनको डालोगे तो सोडियम एसिटेट तो बनेगा, लेकिन ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेटा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको बताना, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की संतुष्टि के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इस नियम के संबंध में नीचे दिए हुआ कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है बेटा कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहली इसने कहा अभिकारकों में उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान, बिल्कुल बेटा, अभिकारक में जितने तत्वों का द्रव्यमान होता है उतना ही जो आपके पास उत्पादों में जितने जो कण दिए होते हैं, जो तत्व दिए होते हैं, उनका द्रव्यमान बिल्कुल समान रहता है, तो ये बात ठीक है। सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के अणु परमाणु की संख्या समान रहती है, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो अभिकारक में है चाहे वो आपके किस में है बेटा, उत्पादक में, दोनों की संख्या बिल्कुल समान रहेगी, बिल्कुल परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो अभिकारकों का रासायनिक संगठन अभिक्रिया से पूर्व और पश्चात समान रहता है। यहाँ पर ये बात आप इसने कहा कि केमिकल कंपोजिशन जो होती है रिएक्टेंट की वो सेम होती है, केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहती बेटा, क्योंकि उत्पादक कुछ भी बन सकता है, वो बिल्कुल सेम नहीं बनेगा। जैसे आपके पास अभिकारक है, या तो अभिकारक जुड़ते हैं या टूटते हैं या डिस्प्लेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो वो डिफरेंट बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाए, क्योंकि ये कथन सही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने डायग्राम दिया हुआ बेटा, हार्ट का डायग्राम दिया है, ये हृदय का है, मानव हृदय का। आपको बताना है कौन सा जो ये ए और बी आपको क्या दिखा रहा है। रुधिर ए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को फुफ्फुस तक ले जाती है, बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड, रुधिर वाहिका ऑक्सीजन से रुधिर को फुफ्फुस तक ले जाती है, ये बात भी ठीक है। तो बाकी दोनों ठीक नहीं है, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है बेटा, जिसमें इन्होंने कहा है कि सजीव जीवों में श्वसन के समय यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं है, कम नहीं है बेटा, उपलब्ध ही नहीं है, तो आपको बताना कौन सा उत्पाद नहीं बनते। देखो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर क्या कौन सा, देखो लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल ये दोनों साथ साथ नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पर या तो लैक्टिक अम्ल बनेगा या अल्कोहल बनेगा, दोनों साथ साथ नहीं बनेंगे। ठीक है, बाकी तो जैसे जल और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल भी बनता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल साथ साथ नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन सी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक कोशिका जीवों के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ, गैसों के नियमित विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शरण विसरण प्राप्त होता है, तो ये बात सही है इनके बारे में। और चौथी बात है बेटा, भोजन ग्रहण करने के लिए जीव की संपूर्ण सतह पर्यावरण में संपर्क में होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ बेटा,
तो इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नहीं निकलता। तो यहाँ पर जो यूरिया है वो पौधे से नहीं उत्पादित होता बेटा, वो तो मनुष्य उसको उत्पादित करते हैं एज अपशिष्ट पदार्थ में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ये बताना है ये जो ए है इस ए का क्या कार्य है। ठीक है, ये ए के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड, जैसे ही हम सांस लेते हैं ये चपटा हो जाता है और यह वक्ष गुहिका को बड़ी करने में सहायता करता है। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ पर ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे एक हरी पत्ती पर एक रंध्र का डायग्राम दिया हुआ है। आपको बताना कौन सी परिस्थिति सही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो द्वार कोशिकाओं में अधिक मात्रा में जल का बाहर निकलना, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर कुकर में, जो सोलर कुकर होते हैं उस सौर कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, कोई छात्र किसी बिंब ए बी का आवर्धित, देखो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना चाहता है। तो आपको बताना है ये चारों डायग्राम है वो कहाँ कौन सी स्थिति पे रखेगा। तो जब वो F और 2F के, इसने बहुत बड़ा नहीं कहा है इसलिए मैं फोकस पर नहीं रख सकती, क्योंकि फोकस पर बनेगा तो बहुत ज़्यादा आवर्धित अत्यधिक आवर्धित बनता है। तो हम ये ऑप्शन नहीं लेंगे बेटा यहाँ पर। अगर मैं 2F की बात करूँ तो 2F वाला तो समान आकार का 2F पर ही बनता है और बियॉन्ड 2F अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो जितना आप 2F से पीछे जाते जाते प्रतिबिंब उतना छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है ये जो आरेख दिए हुए हैं कि ये किसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कौन सा है यहाँ पे। तो ये आपका अवतल लेंस है। कौन सा है बच्चे? अवतल लेंस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनको फैला रहा है। तो अभिसारित कौन करता है? ये अवतल लेंस करता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हुआ है आपके पास। आपको ये बताना है कि जब वो माध्यम ए से कोई प्रकाश किरण वायु से आरंभ होकर माध्यम ए में जाती है, फिर माध्यम बी में प्रवेश करते हैं, फिर अंत में माध्यम सी में जा रही है वो, तो आपको ए बी सी का क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये अपवर्तनांक दिया हुआ है। आपको ये बताना है यदि यह किरण माध्यम सी से वायु में जाएगी, वायु से सी में, देखो सी का अपवर्तनांक ज़्यादा है यहाँ पर, सी से वायु में जाएगी तो आपको बताना है किस में युगल किस में कम झुकती है। तो कम किस में झुकेगी बेटा? ए से बी में वो कम झुकेगी। ठीक है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन इसका और भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर झुक जाएगी, थोड़ी सी झुकेगी लेकिन ज़्यादा नहीं झुकेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूं बेटा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न कणों की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रकाश के भिन्न भिन्न नहीं होती, लेकिन उनके कणों के जो एंगल्स बनते हैं, उनका जो डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन की वजह से वो क्या करते हैं, उनकी अलग अलग बनती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ बेटा। आपको यहाँ साइन कन्वेंशन बताना है कि ये आपके पास कौन सा दर्पण। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए लेंस है या दर्पण है। तो ये दर्पण है आपका। ठीक है, और जब ये आपका कैसा कनकेव दर्पण है, कनकेव मतलब ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल का जिसका झुका हुआ तल है। तो आपको ये बताना है कि इसके आवर्धन में क्या रहेगा। तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा बेटा, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर कि धनात्मक चिन्ह रहेगा और इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू वो 1 से अधिक रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है। आरेख में दर्शाए गए अनुसार आपको बताना है कि ए बी सी में 3 ये आपके पारदर्शी माध्यम है, यहाँ से ये जो प्रकाश की किरणें वो एंटर हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो एंगल 3 और 2 है, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव एंगल इसके लिए इंसिडेंट हो जाएगा। तो 2 और 3 बिल्कुल बराबर रहेंगे आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है। आपके पास आरेख दिए हुए एक्स वाई दोनों यहाँ पर मिलकर, देखो यहाँ से श्वेत प्रकाश आ रहा है, ये फैला रहा है इनको एक्स और वाई में। तो आपको वाई का वर्ण निरूपण करना है यहाँ पर कि इसका कैसा कलर रहेगा। तो यहाँ पर जो कलर होता है इसको हम किससे खतरे के सिग्नल हो, दैट इज़ रेड कलर रहेगा एक्स का यहाँ पर, जिसको आप खतरे के निशान के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करूँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने कहा तापीय, देखो तापीय अपघटन करना है, आपको हीट करना है उसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट की बात करूँ तो ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास, ये जो वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल चारों ही वियोजन के उदाहरण है बेटा। लेकिन ये अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो ये वियोजन अभिक्रिया कब होती है बेटा? जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है। तो हमारे पास ये तापीय वियोजन नहीं है। अगर मैं सी की बात करूँ तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, मतलब ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश में होती है, तो ये भी आपका नहीं है। ऑप्शन बी की बात करूँ तो ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन ये आपका
ताप ये नहीं है तो ये भी कट गया। फिर हम ऑप्शन डी की तरफ आए तो बिल्कुल ये ठीक है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलती है। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। अब हम 26 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर फिर आपके पास एसिड बेस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास अम्लीय जो नमूनों का पीएच दिया हुआ, आपको इनको अरेंज करना है कि किस में सांद्रता अवरोही घटते क्रम में लगानी है। तो घटते क्रम में लगाने के लिए बेटा जिसका एसिडिक माध्यम जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसके पास एच उतने ज़्यादा होंगे, और जितनी वैल्यू कम होती है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो घटते क्रम में लगाना मतलब सबसे कम किसका है, यहाँ 1.2, दैट इज सेकेंड ऑप्शन आएगा। पहले इसका सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम कौन है बेटा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 नहीं 2 1 3 4 आपके पास सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3 4 यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किस में क्या पड़ता है। ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है कि HCl यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये आपको बताना है क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो K2 दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और CO2 गैस निकलेगी यहाँ पर। ये आपको याद रखना है। दूधिया गैस किस में होती है बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वो दूधिया रंग कर देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये बताना है कि संरचना यौगिकों का चित्रण कैसा होगा। चित्रण का मतलब हमें पता है कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, पहली बात तो आपके पता होनी चाहिए। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ +2 चार्ज है तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने आरेख को पूरा कर रहा है यहाँ से शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है बेटा, जिसमें आपके पास आपको बताना है कि कौन सा युगल यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को दिखा सकता है। तो सेकंड और थर्ड है ये आपके पास ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, और ये इस वीडियो का आज का लास्ट का ऑप्शन होगा। आपको बताना है कि किसमें वाटर जल के क्रिस्टलन नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट व्यंजक चूर्ण में नहीं होता है, और फोर्थ आपके पास बेकिंग पाउडर में नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस जो सैम्पल पेपर के हमारे 60 क्वेश्चन थे उसमें से 30 क्वेश्चन हमने देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा, और इसी तरीके से अपने जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए, सैम्पल पेपर्स को लगाते रहिए, क्योंकि सैम्पल पेपर्स आप करेंगे जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिवीजन होगी। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एज वेल एज आप मेरे चैनल को नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट, तो आप बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट टाइप करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द व्यूज़ बेटा, थैंक यू।